हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बॉन्ड्स में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कुछ टेबल ऑफ कंटेंट में थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, क्वेश्चन प्रैक्टिसेस करेंगे इस लेक्चर में। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बॉन्ड्स में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले आज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमारा पहला टॉपिक है आज का, है ना। तो क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम किसको कहते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ सब चीज़ तो पढ़ लिया। अब हमारे बजाय थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ हम किसको बोलते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट देन द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट फोर्स बैक ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब थर्ड ऑब्जेक्ट जो है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स जब एग्जर्ट करता है ना, तो क्या होता है? इंस्टेंटेनियसली, मतलब तुरंत ही क्या होता है, जिस पे उसने फोर्स एग्जर्ट किया है वो भी फोर्स एग्जर्ट करेगा आपके ऊपर, तो आप पीछे हो जाएंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप किसी दीवार को ऐसे एकदम ऐसे आइए और धक्का दीजिए, तो आप देखिएगा तो आप भी पीछे हो ऐसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक्शन किया और रिएक्शन भी आपको मिला, है ना। एक्शन किया और रिएक्शन मिला, तो उसी को बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें साफ लाइन में लिखा हुआ है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स एग्जर्ट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स जब डालते हैं, तो वो उतना ही फोर्स वो भी हम पे डालता है। तो इसी कारण से हम भी रिएक्शन होता है ना। तो हम भी इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से हम भी क्या होता है, पीछे हो जाते हैं। तो रिएक्शन उसका फोर्स का होता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्शन और रिएक्शन फोर्स, है ना। इसी को कौन हम क्या किस नाम से जानते हैं? एक्शन और रिएक्शन फोर्स। मतलब एक्शन हमने किया, हमें रिएक्शन मिला, है ना। आपने देखा होगा, आपने ऐसे बॉल फेंका, फिर वो बॉल आपके पास आ गया। फेंका, आया। आपने उड़ाया बॉल को, आया, है ना। तो एक्शन किया, रिएक्शन मिला, है ना। तो इसको एक्शन और रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। यानी कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को लगाया, तो उतना ही तेज ऑब्जेक्ट आपके ऊपर फोर्स लग गया, है ना। आपने किसी ऑब्जेक्ट पर ऐसे फोर्स लगाया, तो उतना ही फोर्स न्यूटन का उतना ही मतलब आपके ऊपर भी लगा और आप भी पीछे होंगे। ऐसे जैसे मैंने किसी दीवार को या किसी आदमी को धक्का दिया, ऐसे धक्का जैसे मैं भी पीछे होऊंगा, क्योंकि उस आदमी के बॉडी से भी फोर्स निकल रहा है ना। तो वो हम लोग को पीछे कर रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ मैं आपको कि मैंने इस बोर्ड पे ऐसे करके फोर्स ऐसे लगाया है, तो मैं पीछे हुआ, मैं भी पीछे हुआ। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, ये फोर्स मुझ पे भी लगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन और रिएक्शन फोर्स। तो यही था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको और अच्छे से थोड़ा बता देंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यही था हमारा एक्शन और रिएक्शन फोर्स, और आप इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं, है ना। इसको जनरली एक्शन और रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, है ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन काफ़ी इजी है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है ये। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो तीनों लॉ ऑफ मोशन बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसे तीनों को याद रखना होगा एकदम। अगर मेरी आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, इनर्शिया, है ना, तो जाके आप देख सकते हैं उसको क्योंकि उसको देखने के बिना ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा, है ना, मतलब अलग टाइप का लगेगा। इसलिए पहले आप उसको देखें फिर। तो चलिए अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कुछ और पॉइंट्स क्लियर करते हैं। तो ये हमारा क्या है, कुछ और पॉइंट्स है। तो इसमें क्या है, द फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक मिनट। एंड डजेंट, हाँ इसकी स्पेलिंग थोड़ी सही नहीं थी तो मैं सही कर दिया हूँ। तो क्या है, द फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड डजेंट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। मतलब कि ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसमें हम जिस पे फोर्स लगाते हैं वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता है ना। इक्वल ऑफ मैग्नीट्यूड के इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। और डायरेक्शन भी उसका अपोजिट होता है। जैसे हमने डायरेक्शन लगाई इस फोर्स में और हम पे लगा इस फोर्स में, है ना, डायरेक्शन तो अलग हुआ, क्योंकि हमने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में और रिटर्न हमको आ रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। ऐसा तो नहीं कि हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं और जाते जा रहे हैं, हम ही जा रहे हैं, ऐसा तो उस डायरेक्शन में हो नहीं रहा है। तो ये तो पॉइंट एकदम क्लियर है कि द फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड
और फोर्स हमेशा इक्वल लगता है। जैसे कि हमने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, और उधर से भी हमको 10 न्यूटन का ही फोर्स मिलेगा, समझे आप। तो ये इस पॉइंट का मतलब यही था कि दीज फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा। ये पॉइंट बहुत क्लियर है, आप दिमाग में रखिए अपने, ठीक है। इसका डायरेक्शन भी अपोजिट है, ये भी पॉइंट आप, मैं इसमें से कुछ छाँट छाँट के निकाल लेता हूँ। अपोजिट इन डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। डज नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जब जिस रेट से चेंज होता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी का कुछ बात हो नहीं रहा है, और ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी ही प्रोड्यूस नहीं करता, एक्सेलरेशन कहाँ से प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये तो एकदम क्लियर बात है। आगे क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव डिफरेंट मास, और हर ऑब्जेक्ट का अलग मास होता है। जैसे कि मैंने किसी बड़े से वुडन बॉक्स को धक्का दिया तो उस पर ज़्यादा न्यूटन का फोर्स लगेगा, है ना, और वो मुझ पर भी उतना ही लगाएगा। फिर मैं अगर उससे भी बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो मुझे भी 20 मिलेगा, मतलब धक्का लगेगा, है ना। तो हर का मैग्नीट्यूड अलग होता है, फोर्स लगाने का मैग्नीट्यूड, मास हर ऑब्जेक्ट का अलग होता है। अब हमारा टॉपिक है अगला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाया था आपको इससे पहले लेक्चर में और कुछ लेक्चर में, है ना, कि कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, इस तरह से मैंने पढ़ाया था आपको। तो ये भी सेम सिमिलरली उसी तरह से, बस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंजर्व करना है, सिखा रहा है ना। तो आइए देखते हैं कैसे करता है। मास ऑफ u1 ua प्लस mb प्लस ua, एक मास प्लस दूसरा मास, नहीं ये मोमेंटम, सॉरी एक मिनट, इसको अब मैं डिनोट करके लिख देता हूँ मोमेंटम। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, एम से मास देता है ना इसलिए, बट यहाँ पे मोमेंटम का बात हो रहा है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास का बात नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बात हो रहा है। तो मोमेंटम, है ना, मोमेंटम के एक मोमेंटम को हमने प्लस किया दूसरे मोमेंटम से, तो हमारा क्या हुआ? मोमेंटम कंजर्व हो गया। जैसे कि एम ए प्लस एम वी है ना, और यहाँ एम बी प्लस वी पी, तो यानी कि दोनों कंजर्व है। ये भी जोड़ने पे इतना ही आ रहा है, और इन दोनों को भी रिएक्शन इसका इतना ही आ रहा है। तो इसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। इक्वेशन है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए एक बार, सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा कुछ याद करने के लिए नहीं है, बस आप एक बार समझने के लिए। तो इसका आइए इसका लाइन पे आते हैं मसल। द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, इन दोनों के कोलिजन से पहले, है ना, इन दोनों का सम जो है वो इक्वल है किसके? सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर जो कोलिजन हुआ है ना, वो इन दोनों के सम के बराबर है। यानी पहले जो कोलिजन होने से पहले, इन दोनों के कोलिजन होने से पहले जो इन दोनों का सम है, वो इन दोनों के आफ्टर कोलिजन होने के बाद भी बराबर है दोनों। ये इसी को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एंड नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऑन देम, और इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल कोई भी कुछ भी एक्सटर्नल नहीं है, सारा का सारा चीज़ यहाँ है ना, कंजर्व हो रहा है, मतलब बच रहा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, यानी कंजर्व हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है बस, और बाकी कुछ नहीं, है ना। तो उसी को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। तो ये था कुछ पॉइंट्स। इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड बाय कोलिजन, है ना। टोटल मोमेंटम, जो टोटल मोमेंटम इसका हम लोग निकालेंगे तो वो क्या है? अनचेंज, मतलब चेंज नहीं होगा, कोलिजन होने पे वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये था इसका मोमेंटम का कुछ बेसिक थिंग्स। तो इसे आप सिर्फ पढ़ लीजिए, ओरली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे पढ़ना बस आप पढ़ ले समझ जाएंगे, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। था क्वेश्चन हमारा, है ना। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, बट मैं इसे थोड़ा इजी कर दूंगा आपके लिए, और बाकी आपको क्वेश्चन लगाने हैं खुद से, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पेज बता दूंगा कौन से पेज नंबर से आ रहे हैं, तो वो आपको खुद से घर पर ट्राई करनी है, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन ये, तो इसे आप ज़रूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अ गर्ल मासेज 40 kg, एक गर्ल है जिसका मास है 40 kg, है ना, यहाँ पे एम लिख देते हैं, एम इज इक्वल्स टू 40 kg, जम्प्स वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से जंप की इसने? मास है, वेलोसिटी 1 है, कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड से। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ कार्ट, और कार्ट का मास कितना है? m2, m1 m2, m2 कितना है? 3 kg, और वेलोसिटी 2 कितना है? व्हाट इज़ द वेलोसिटी? वेलोसिटी 2 को हम लोग v मान लिए, क्योंकि वेलोसिटी 2 तो हमारा दिया हुआ नहीं। व्हाट इज द वेलोसिटी? एज्यूम देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे एज्यूम करना है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो ये तो सही बात है। तो पहला केस, जिसमें कि केस 1, इसमें क्या होगा? मोमेंटम बिफोर इंट्रैक्शन, यानी बिफोर कोलिजन, है ना,
बिफोर कोलिजन, आप कोलिजन समझ लेंगे खुद से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, मास इंटू वेलोसिटी कितना होगा, 40 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, यानी 40 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, तो कितना 200 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा मोमेंटम निकल गया फर्स्ट, इसका मोमेंटम निकल गया, है ना। अब निकालते हैं केस 2 में, केस 2 में हम लोग मोमेंटम निकालते हैं m2 और ये, है ना, टोटल मोमेंटम। तो इससे हम लोग इसको करते हैं पहले, केस 2 मोमेंटम आफ्टर, है ना, ये हमारा इसका निकल गया। अब हम इससे करते हैं केस 2 से 40 kg, है ना, 40 kg तो होगा ही। तो क्या है ये टोटल मोमेंटम, हम ये हमारा क्या है टोटल मोमेंटम, है ना, टोटल मोमेंटम आफ्टर इंस्ट्रैक्शन, सॉरी मतलब इंट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा 40 + 3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड के लिए हम लोग यहाँ पे क्या वेलोसिटी ली है, kg वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग kg तो वेलोसिटी ले लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इसको इंट्रैक्शन करेंगे दोनों का, इसको और इसको, है ना, और इससे हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। 43 हमारा हो गया ना, 43 सॉरी 43 वेलोसिटी कितना निकल गया 43v, क्योंकि ये तो केजी का है ना, दोनों को जोड़े इतना केजी आया, तो इतना इसका वेलोसिटी यही था। तो ये हमारा क्या, अब हम लोग क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है। यहाँ पे क्या क्या लिख देते हैं, इक्वेट 1 और 2, क्योंकि मोमेंटम में इक्वेट करता है कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 200 kg मीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी kg मीटर पर सेकेंड था, तो kg मीटर पर सेकेंड से kg मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, है ना। तो कैंसिल आउट मैं नहीं लिखूंगा, वो आप खुद से कर लीजिएगा। अब हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा 200/43, ये इसका वेलोसिटी है। अब आप इसको कर लिए फ्रैक्शन के फॉर्म में, 43 यहाँ 200, 4 3 12, 4 4 16, हाँ तो 16 4 4 16 आ गया, 3 4 12 के 2 हाथ, 12 के 2 हाथ मिला 1। हाँ तो ये हो गया, जैसे 8 बचा और 20 और 8 28, 28 बचा ये, तो यानी 4 में हम लोग कुछ 0 पॉइंट लगाए तो 220 हो गया आसपास। अब देखते हैं 3 5 15, 3 6 18, कितना ऑलमोस्ट कितना में हो सकता है ये, 4 4 से 24, 4 32, 4 7 7 4 28, हाँ नहीं 6 बार में करके देखते हैं, 6 3 18 के 8 हाथ मिला 1, 6 24 25, 258, 10 में 8 गया 2, 7 5 गया 2, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पॉइंट निकला, और तो हमारा आंसर क्या हो गया, वेलोसिटी कितना निकल गया 4.6 मीटर पर सेकेंड। ये किसका वेलोसिटी निकल गया, ये वेलोसिटी निकल गया। तो ये पूरा आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। मोमेंटम का एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मोमेंटम का, तो इसे आप अपने कॉपी में एक तरह से अच्छे से लिख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब नेक्स्ट टॉपिक तो क्या यही है, तो हमारा आज आखिरी लेक्चर ही है ना, लास्ट लेक्चर, क्योंकि जैसे मैंने एक क्वेश्चन करा दिया आपको, एक क्वेश्चन, और बाकी आपको खुद से करना, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 1 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में, वो आप जैसे बैठेंगे वो सॉल्व करेंगे उसको, वो सॉल्व होते जाएगा आपका, ठीक है। ज़्यादा इजी है, मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है बस सेम उसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा, तो मैंने आपको एक सिखाने के लिए कर दिया। अभी से आप घर में खुद प्रैक्टिस करिए, और मेरे पूरे लेक्चर को, तीनों जितने मैंने लेक्चर को पढ़ाया है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, पूरे को आप जाके एनालाइज बढ़िया से 2 3 में पढ़िए, आपका पूरा चैप्टर क्लियर होगा एकदम अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं एक नए से चैप्टर में, फिजिक्स के नए चैप्टर में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और इन्जॉय करते रहिए, और पढ़िए भी, है ना, इन्जॉय सिर्फ नहीं करना, पढ़ना भी है। टिल देन टाटा बाय बाय। सो आप लोग के लिए मैं कुछ बनाना भूल गया था, आप लोग का फेवरेट जो मैं बनाता हूँ हमेशा चैप्टर ख़त्म होने के बाद, और हमेशा। आज आप लोग थोड़ा उदास हैं क्योंकि चैप्टर लोग फिनिश हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन नीचे से खुश भी हैं, है ना, एक तरह से आप लोग थोड़ा खुश भी हैं।
तो द इंड, आज का चैप्टर हमारा द इंड होता हुआ। मिलते हैं एक नए से लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। जब तक स्टडी पॉइंट्स के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए से लेक्चर में। बाय बाय।